अब ये हमारे सामने है फ्रेमवर्क, जो अभी तक हम लोग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे थे, सिर्फ यूबीडी के बारे में बात किए चले जा रहे थे। ये है एक फ्रेमवर्क जो लार्जली यूज किया जाता है इसके लिए, यूबीडी के लिए। आप ये 3 स्टेजेस में है। स्टेज 1 है डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो हम बात कर रहे थे कि क्या वांछित आउटकम्स है, जो हम चाहते हैं कि बच्चा को जो चीज़ें आ जानी चाहिए। उसके बाद है स्टेज 2 एविडेंस। एविडेंस मतलब जहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ, जो रिपोर्ट्स असेसमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये स्टेज 2 फोकस करता है असेसमेंट्स पे कि हम किस प्रकार के असेसमेंट डिज़ाइन करेंगे कि जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट सोचे हैं वो हम गेज कर पाएंगे कि बच्चे को ये चीज़ें आई हैं कि नहीं। स्टेज 3 है लर्निंग प्लान। ये है, यहाँ पे हम डिटेल्स डालते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरह से कौन सा कंटेंट हम बच्चे तक लेके जाने वाले हैं। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, आप एक एक चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए एंड हम लोग फिर उसको, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू जस्ट गो थ्रू दिस फ्रेमवर्क एंड इसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग म्यूट रख के इस पे आराम से इसको थोड़ी देर देखिए और फिर हम लोग इस पे आते हैं। और अगर आपको लग रहा है आप इस पे कुछ और अपना भी पॉइंट रख सकते हैं कि ये चीज़ तो मैंने पहले देखी हुई है, तो हम लोग उस पर भी बात कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग इस पे। आप लोगों ने देखा सबने? जस्ट अ मिनट मैडम। हाँ जी, ये लोग जब तक स्टडी करें, आई विल बी बैक इन अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। Summary of key learning. Understanding. हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, सॉरी आई हैड टू गो। हाँ, हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग इस पे और डिस्कशन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं ये तो। अब हम लोग एक एक स्टेज को बहुत ही क्लोजली देखते हैं। जब हम एस्टैब्लिश्ड गोल्स की बात करें, एस्टैब्लिश्ड गोल्स
इज बेसिकली जो कंटेंट आपको एज अ टीचर या जो आपके बोर्ड ने आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ें आ जानी चाहिए बच्चों को, वो ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो ऑलरेडी हमारे बोर्ड में मेंशन है। अब हम इसके जो स्टेज 1 है डिजायर्ड रिजल्ट्स की बात करें, उसमें आपने देखा होगा 3 शब्द हैं, ट्रांसफर, मीनिंग और एक्विजिशन। तो जब हम लोग इसको TMA भी कहते हैं, जब हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ये है जब जो वर्ड ट्रांसफर है, मतलब ये बच्चा कैसे नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है आउटसाइड द क्लासरूम और द यूनिट। तो जब मैंने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की थी, तो मैंने कहा कि अगर मेरा डिजायर्ड आउटपुट ये है जो कि बच्चा ग्रीन हाउस गैसेस या एमिशंस को अपने आसपास ऑब्जर्व कर पाएगा और उसको डिस्कस कर पाएगा, या ऑब्जर्व करके मे बी लिस्ट डाउन कर पाएगा कि एमिशन के सोर्सेज उसके आसपास कौन से हैं, तो किस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर कंटेंट को बच्चा आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द यूनिट, उसको इस ज्ञान को कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहा है, वो कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहा है, ये पॉइंटर्स हैं ट्रांसफ़र में हम मेंशन करते हैं। इस पे अब मुझे लगता है हमें और डिस्कस करना पड़ेगा। पहले जो मैंने बोला ये समझ में आया, और अगर आपके पास और एग्जांपल्स हो उससे रिलेटेड तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है जब हम लोग असेसमेंट्स बना रहे थे। मैडम आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, शायद माइक आपसे दूर हो गया है। अभी आ रही है? हाँ जी मैडम। हाँ, तो हम बात करें कि ट्रांसफ़र जो हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चा अपने नॉलेज को जो आपने इम्पार्ट किया है क्लासरूम में, कैसे आउटसाइड द क्लासरूम ट्रांसफ़र कर पाएगा। क्लासरूम के बाहर, यूनिट के बाहर, कुछ भी कहिए। तो सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने उस समय ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जांपल दिया था, तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस समझ पा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी है कि बच्चा अपने आसपास एमिशन सोर्सेज को ऑब्जर्व कर पाएगा, उन्हें नोट डाउन कर पाएगा, या एमिशन सोर्सेज को देख समझ के उस पर डिस्कशन कर पाएगा। ये अगर मेरा वन ऑफ द थॉट है, वन ऑफ द पॉइंटर्स है, तो ये आउटसाइड द क्लासरूम कैसे उस ज्ञान को बच्चा लेके जा रहा है, ट्रांसफर, जो हम ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, तो इस पे हम और डिस्कशन कर सकते हैं कि आप अपने कोई भी टॉपिक उठाइए आपके जो दिमाग में आ रहा है, कैसे वो बच्चा आउटसाइड द क्लासरूम उस नॉलेज को यूज कर सकता है, वो हम ट्रांसफर में नोट डाउन करते हैं। मैडम ये जैसे जो ऑर्डर दिया हुआ है ट्रांसफर, मीनिंग और एक्विजिशन, तो जिस तरह से आपने बताया ट्रांसफर के बारे में, ये एप्लीकेशन की कंडीशन है कि वो अपने जो भी उसने सीखा उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और ये जो है इसके बाद फिर मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग पे दिया हुआ, फिर वो स्टूडेंट विल नो, जानेगा ये मीनिंग और उसका। एक्विजिशन पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं मैं, अभी हम सिर्फ ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब तो यहाँ पर यही है कि वो जो चीजें उसने सीखी हैं उसको वो अदर जगह पर उसको अप्लाई कर पा रहा है। एग्जैक्टली। ये आप कोई एग्जांपल भी मुझे दे सकते हैं? जैसे मेरे दिमाग में तो अभी समहाउ आई लव ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई और एग्जांपल हो, अभी कोई करंट टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपको लगता है कि बच्चा उसको जैसे बाहरी मैडम दुनिया में अप्लाई कर रहा है। जी, जैसे नॉर्मली अपन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर बात करते हैं, जैसे मूल कंसेप्ट है, अब मूल कंसेप्ट समझा दिया तो उसको वो मूल कंसेप्ट को एग्जाम्पल के तौर पे वो जैसे उसने सीखा है कि ये मूल क्या होता है, और उसके संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको वो सॉल्व कर पा रहा है, तो उसको भी तो हम ले सकते हैं मैडम इसमें, उससे रिलेटेड जो भी हाँ, प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर अप्लाई पा रहा कर है। पा रहा है वो। जैसे आप इसमें सामने देख रहे होंगे, स्लाइड पे लिखा है लर्निंग को लागू करना, वो कैसे लागू कर पा रहा है नई स्थिति में। तो अगर वो चीज़ समझ गया है तो उसको लागू कैसे करेगा, ये हम ट्रांसफर में लिखेंगे कि आप जो मोल कॉन्सेप्ट कह रहे हो, मे बी बच्चा मोल कॉन्सेप्ट, सो इवन मोलारिटी को यूज करते हुए कुछ और कैसे फाइंड आउट कर पाएगा, या मोलारिटी को यूज करते हुए ये तरह के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर पाएगा। ये अपने आप में नया
नया सिनेरियो है, न्यूमेरिकल्स पे अपने आप में नया सिनेरियो है बच्चे के लिए, तो वो मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कैसे ये चीज़ को फाइंड आउट, ये चीज़ें बच्चा निकाल पाएगा या ये चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा, तो ये कैसे उसको लागू कर पाएगा, ये हम ट्रांसफर में लिखते हैं। और ये मेरे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मोलारिटी पढ़ा लेने के बाद बच्चा इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कैसे कैसे लागू कर पाएगा, उसको हमें पॉइंटर्स के तौर पे लिखना है। और अब जैसे अगर मेरे दिमाग में क्लियर है कि अगर आप मोलारिटी की बात कर रहे हैं या अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम कर रहे हैं, तो अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा, मुझे लगता है कि ये वो एमिशंस को ऑब्जर्व कर पाएगा, तो एमिशन को ऑब्जर्व कर, ये मेरा अगर आउटकम है कि बच्चा एमिशंस के सोर्सेज को ऑब्जर्व कर पाएगा, तो उसके लिए मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मेरा लर्निंग मटीरियल क्या होगा। तो मे बी बच्चे को ओरिजिनल लर्निंग एमिशन रिसोर्सेज को एक्सपोज करना या क्लास में उन एमिशन के जो सोर्सेज है उसके बारे में डिस्कशन करना, ये मुझे अपना टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा। तो ट्रांसफ़र में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे, वो पॉइंटर्स लिखेंगे कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को कहाँ लागू कर पाएगा, और ये हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी लिखेंगे, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। इसीलिए अगर मैं कहूँ एज अ टीचर तो शायद मैं ये भी लिख लूँ कि बच्चा ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं वो बता पाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का डेफिनेशन दे पाएगा और ग्रीन हाउस गैसेस समझ पाएगा, चलो, या ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ पाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये क्यों ज़रूरी है, वो एमिशन के रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करेगा या एमिशन के रिसोर्सेज क्या इम्पैक्ट है उसका हम पे, आप पे, उस पर डिस्कशन कर पाएगा। तो ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम ट्रांसफ़र के पॉइंट्स भी लिखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से भी और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी, कि वो इस ज्ञान को कहाँ लागू करेगा और उसके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंटर्स हम ट्रांसफ़र में लिखते हैं कि ये समझ गया है वो कहाँ लागू करेगा। हम और एग्जांपल्स लेंगे इसमें। तपन जी, हेमंत जी, आपको कुछ अभी एग्जांपल जो आप करंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको उठा के अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहो। जी मैडम, जैसे हम छात्रों को अपमार्जक और साबुन के बारे में पढ़ाते हैं, तो इनका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में कर सकता है, ये पहचानने के लिए कौन सा साबुन अच्छा होता है या कौन सा अपमार्जक अच्छा होता है। तो चूंकि उसने पढ़ा हुआ है, उसको बनाने की विधि भी वो पढ़ता है, साथ में वो ये भी सीखता है कि अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जब वो अपने घर में साबुन का उपयोग करता है, तो वो समझ सकता है कि ये साबुन जो हमारे माता पिता खरीद के ला रहे हैं या मैं मार्केट से लेके आ रहा हूँ, ये एक अच्छा साबुन है अथवा नहीं है। इस तरह से वो इस चीज को अप्लाई कर सकता है वो, और उचित साबुन का उपयोग कर सकता है। यस, एग्जैक्टली। ये तो कुछ टॉपिक्स हैं जो रियल लाइफ में भी कर सकते हैं बच्चे लागू, और कुछ टॉपिक्स जो, जैसे अगर मोलारिटी का ही कॉन्सेप्ट है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद एकदम लागू आप बाहर जाके ना कर पाए, लेकिन यूनिट के बाहर उसको लागू कर पाएंगे, यानी दूसरे यूनिट में अगर उसको लागू कर पाएंगे। तो जो हम लोग एलिमेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, अगर एलिमेंट समझ के, कंपाउंड समझ के उस कॉन्सेप्ट को बच्चा केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई कर पा रहा है, लागू कर पा रहा है, तो यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है। तो ये सारे पॉइंटर्स हम ट्रांसफर में लिखते हैं। ट्रांसफर गोल्स हमारे बताते हैं कि बच्चा ये चीज़ समझ पाएगा और इसको कहाँ लागू कर पाएगा। हम अपने और बच्चे दोनों के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो शायद और ज़्यादा क्लियर हो। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि नई स्थितियों में बच्चा उसको अप्लाई कर पाएगा। वो नई स्थिति न्यूमेरिकल भी हो सकती है, वो नई स्थिति जीवन की स्थिति भी हो सकती है, वो नई स्थिति दूसरा चैप्टर भी हो सकता है। लेकिन एक बार वो टॉपिक बच्चे को समझ में आ चुका है तो बच्चा उसको लागू कहीं पे भी कैसे भी कर पाएगा। एप्लीकेशन के लिए स्ट्रैटेजिक सोच की आवश्यकता है। स्ट्रैटेजिक सोच मतलब अगर जो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि अगर हर बच्चे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो उसको क्रिटिकली थिंक करके। आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे माइक अपने हाथ में लेना है। हाँ, तो बच्चा स्ट्रैटेजिकली उस पर्टिकुलर, अगर हम न्यूमेरिकल्स की ही बात करें या मोलारिटी, जैसा महेंद्र जी ने बात की, तो मोलारिटी समझ के स्ट्रैटेजिकली उसको बच्चा न्यूमेरिकल्स में अगर अप्लाई कर पा रहा है तो ये अपने आप में वो बच्चा उसको लागू कर रहा है। तो वो क्रिटिकल
क्रिटिकली लाइक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकली थिंक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर पाएगा उसके नॉलेज को, उसके पॉइंटर्स को हम नोट डाउन करते हैं। ये लास्ट पॉइंट नहीं पिछला स्लाइड यदि हाँ इसका लास्ट पॉइंट जरूरी है क्योंकि समझ अगर सिर्फ ज्ञान रहे, सिर्फ रटा रहे तो शायद बच्चे में और स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। वो सिर्फ मेमोराइजेशन का एक स्किल है जो वो डेवलप कर सकता है कि वो रट के वो अच्छे से उसको कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चा समझ के उसको क्रिटिकली थिंक करके कहीं कहीं लागू कर पा रहा है तो और सारे स्किल्स जो एक स्टूडेंट में हम एज टीचर्स डालना चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से चीज़ों को गेज कर पाएगा, किसी चीज़ का जजमेंट ले पाएगा, ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स वो उसके अगर उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है तो उसको कितना अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हम मैं अप्लाई करूँ या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ और तब जाके ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ थॉट्स जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर हेल्प मिलती है एक टीचर को अगर हमें पता हो कि बच्चे में ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लानी ज़रूरी है। इसीलिए ट्रांसफर गोल्स ये सारी चीज़ें मीट करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसफर गोल्स में हम ये सारी चीज़ों को मेंशन ज़रूर करते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ के बच्चा कहाँ कहाँ लागू कर पाएगा। बार बार हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि नई परिस्थिति में नई स्थिति में कैसे लागू कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड यदुवीर, हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे। इसको आप अपने एंड पे पढ़िए। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है हम लोग इस पे भी बात कर सकते हैं, कोई दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं, लेकिन आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है उसके एस्टैब्लिश्ड गोल को एक पर्टिकुलर टॉपिक का मेंशन है और फिर उसके ट्रांसफर गोल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके सराउंडिंग में बहुत आवाज आ रही है मेरी। हाँ आपके तो अभी म्यूट कर रही है यदुवीर, अभी टीचर्स को देखना है और बोलना है। फैन Okay, चल रहा है मेरा। अभी सिर्फ ट्रांसफर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एस्टैब्लिश्ड गोल पढ़िए और फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। इधर डिस्कशन आपको करना है तो आप तीनों में से कोई चूज कर लो कि कौन डिस्कशन शुरू करेगा। मैडम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में से ये दिया गया है कि जो मैटर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितने हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मतलब वान डर वाल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस तरह के फिजिकल अट्रैक्शन फोर्सेस उसके बीच में काम कर रहे हैं, वो उनके बीच में कितना क्या स्पेस है, उस हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल वो कम है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो गैसेस फॉर्म में होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट को भी वो डिसाइड करेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ और ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ हद तक इस पर डिपेंड करती हैं। तो इसको वो चीज़ उसके दिमाग में पीछे क्लियर होगी कि ये बढ़ता जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो है नज़दीक आते जाएंगे, उसकी जो फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। मतलब ये इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ मैडम जी। ये एक ये टॉपिक है या गोल आपको दिया गया है। अब हम ट्रांसफर में बात करें, जैसे कि हम लोग ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो लिखते हैं कि द स्टूडेंट विल बी दिस, द क्वेश्चन टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस। तो ट्रांसफर का आप देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
independently use their learning too. तो आपके सामने एक टॉपिक दिया हुआ है ये जो बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है. अब ये बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ये एक छोटा सा टॉपिक बच्चा इंडिपेंडेंटली कहाँ कहाँ यूज कर पाएगा वो आपको सोचना है. सो द स्टूडेंट्स विल बी इंडिपेंडेंटली यूज द लर्निंग टू क्या क्या. अब उसके पॉइंटर्स नाउ यू थिंक एंड लेट मी नो कि क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं जो बच्चा एक नए सिनेरियो में, जो कि मैंने कहा नया सिनेरियो कोई दूसरा टॉपिक भी हो सकता है आगे चल के, उसका रियल लाइफ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है. तो बच्चा कहाँ कहाँ इस लर्निंग का इस्तेमाल कर पाएगा वो आपको पॉइंटर्स लिखने हैं. मैडम जैसे आयनिक बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो आयनिक बॉन्ड से बच्चा ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बच्चा ये जो कंपाउंड है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और वाटर में सॉल्युबल होगा. तो एक बॉन्डिंग से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये इसमें यदि ये कंपाउंड में बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज उसके ऊपर मालूम पड़ जाएगी कि ये बॉन्ड जो है, जो आयनिक बॉन्ड है तो वाटर में सॉल्युबल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. ये इसके बारे में इसका एक इन क्रिस्टलाइन शेप में होगा. ये जानकारी बच्चे को मिल जाएगी. यदि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण वो सॉल्युबल इन बेंजीन या उनमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. ये उसको ये ट्रांसफर होगा उसका शायद. सो गुड तपन सर, आपने ये पॉइंट्स बताए. तो हम लोग एग्जैक्टली जो अपने आसपास, अगर हम आसपास की बात करें तो द चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और मे बी एबल टू कोरिलेट बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड जो भी फोर्सेस हैं या एटम्स हैं, सॉल्युबिलिटी, हाँ कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी. तो किसी भी मेटल का या किसी भी मैटर का क्या वो है प्रॉपर्टीज हैं, बच्चा उसमें कोरिलेशन निकाल पाएगा अपने आसपास, वो शायद उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए. तो हम ट्रांसफर में ये सारी चीज़ें लिखेंगे. द चाइल्ड विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली यूज दिस लर्निंग टू मे बी कोरिलेट बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ऐसे पॉइंटर्स जो भी हमें समझ में आ रहे हैं, जो अपने आसपास बच्चा इस चीज़ को, लर्निंग को कैसे यूज कर पाएगा. आगे इससे तुरंत आगे आपको लग रहा है कोई ऐसा चैप्टर या कोई न्यूमेरिकल होगा जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो हम लोग वो भी पॉइंट लिख सकते हैं अगर अभी आपका कुछ क्लिक कर रहा हो. या इवन जब हम स्पेसिंग की बात करें एटम्स की, तो अपने आसपास बच्चा कई phases of matter देख रहा है, तो the child will be able to identify the different phases of matter basis the spacing of atoms. और फिर कैसे कैसे और वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा basis their phase, basis their spacing in their atoms. ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफर में लिखेंगे, जो ये बाहर जाके बच्चा अपने क्लासरूम से बाहर जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बाहर जाके कहाँ कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं. बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट बच्चा कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, उनको हम पॉइंटर्स में लिखेंगे. और उसका सेंटेंस जब हम लिखते हैं इन पॉइंटर्स को, तो उसका एक ऑफिशियल फॉर्मेट ये है जहाँ पे हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी इंडिपेंडेंटली एबल टू यूज देयर लर्निंग टू कोरिलेट बिटवीन दिस to maybe identify different phases of matter, to do this. तो वो हमें एक ऑफिशियल फॉर्मेट इसका फॉलो करना पड़ेगा, वो ये है. यदुवीर कुछ चेंज हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली जो आप नीचे भी एक लाइन देख रहे होंगे, या आप इन्फर कर रहे हो और एक तरह से प्रिडिक्शंस कर रहे हो, क्योंकि अभी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि बच्चा ये कर पाएगा. तो अब ये कर पाएगा, इसके लिए आप अपना टीचिंग लर्निंग पहले से, टीचिंग जो मेथडोलॉजी है उस पर भी वर्क करोगे कि ये कर पाएगा या ये ऐसे क्वेश्चंस कर पाएगा या ये कोरिलेशंस बना पाएगा. इसके लिए मैं अपना
जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें क्या चेंज लाऊंगा या लाऊंगी कि बच्चा ये चीज़ें समझ पाए। खैर अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपको मोटा मोटा क्लियर हुआ कि ट्रांसफ़र में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र को अगर आपको एक वर्ड में यूज़ करना हो, कैसे वो लागू करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये हम ट्रांसफ़र में लिखते हैं और ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारी तरफ से हमारी एक भविष्यवाणी होती है कि ये चीज़ें बच्चा कर पाएगा आफ्टर यूजिंग दिस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। इसमें और कुछ समझाने की आवश्यकता आपको लग रही है या आपको अभी समझ में आ रहा है, फिर जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे आपको लग रहा है और क्लियर होगा? जी मैडम, जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे तो क्लियर होना ही है मैडम। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि ट्रांसफर में क्या क्या हम चीजें पॉइंटर्स लिख सकते हैं। और अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जब हम लोग अभी मीनिंग पे आए, लेकिन हम लोग उसको जब बनाना शुरू करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जी मैम। ये तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मीनिंग पे। मीनिंग जैसा कि शब्द बता रहा है कि मीनिंग बच्चे ने कैसे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग बनाया है अपने लिए, बिना उसको समझे, बिना उसका कुछ मीनिंग बनाए वो लागू नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि बैकवर्ड डिजाइन है, पहले हम लागू करना प्रिडिक्ट करें, उसके बाद हमको सोचना पड़ेगा कि बच्चा हाउ विल ही मेक इट अ पार्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। वो क्या समझ पाएगा, क्या इस लर्निंग को कैसे ओन कर पाएगा। ओन मतलब उसको अगर जो मोलारिटी का ही कॉन्सेप्ट है या एटॉमिक स्पेसेस का ये जो फेजेस ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट है, वो उसको कैसे उसका क्या उसने मीनिंग बनाया है और उसको वो समझाने के लिए क्या एसेंशियल क्वेश्चंस आप अपने रेडी रखोगे, उस पे हम लोग बात करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही थी, अभी हम लोग उससे पहले एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, अब हम अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आपको याद है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया। हाँ तो जी अंडरस्टैंडिंग में सोच पाएगा बच्चा, समझ पा रहा है कि वो क्या है, वो चीज़ क्या है। एप्लीकेशन में उसको नई परिस्थिति में उसको लागू भी कर पा रहा है, अप्लाई भी कर पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस होता है फिर एप्लीकेशन की, अगले स्टेज में उसको कैसे वो अप्लाई कर पाएगा। समझ तो गया है लेकिन आगे कैसे अप्लाई कर पाएगा, ये बेसिक डिफरेंस है। ओके ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें और भी और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि आप पूर्व ज्ञान, जो पिछला क्वेश्चन जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उससे कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो, करंट जो आप चीज़ों बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये गेज करने के लिए आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान भी पता होना चाहिए। खैर अभी हम लोग उस पर और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड युद्धवीर। ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या समझ पाएगा, तो ना कि सिर्फ जान पाएगा, सिर्फ ड्राई फैक्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन कैसे उसको हाउ विल द चाइल्ड अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग। सो जैसा कि अभी ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है, लेकिन कि जहाँ पे एटॉमिक स्पेसेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन एटॉमिक स्पेसेस बच्चे ने रट लिया सपोज कि सॉलिड लिक्विड गैस का एटॉमिक स्पेस इतना 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 होता है, ये रटा हुआ है। लेकिन इफ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि ये साथ में पैक हो जाती है चीज़ें, एटॉमिक स्पेस कम रहता है तो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, या स्पेसेस ज़्यादा रहती है तो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस को देख के इफ द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट हैपनिंग,
ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग में मीनिंग में आएंगी। तो अप्लाई करने से पहले द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, और ये हम अंडरस्टैंडिंग में लिखते हैं, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर वो बच्चा अप्लाई कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज या कोई भी प्रॉपर्टीज मैटर की अपने आसपास देख के, तो उसको कैसे बच्चा क्यों अप्लाई कर रहा है, बिकॉज द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मे बी द अटॉमिक स्पेसेस, और जो भी टॉपिक है। सपोज अगर हम अभी बार बार हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है एमिशन के रिसोर्सेज को, तो बच्चा द चाइल्ड हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें उसको अप्लाई कर पा रहा है अपने आसपास के वातावरण में। तो अब इसमें हम लोग मीनिंग में लिखते हैं बेसिकली कि व्हाट द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड बिफोर अप्लाइंग। इस पे अभी हम लोग और डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स थ्रो करिए ताकि हम लोग उस पर डिस्कस करें और उसको और थोड़ा कॉन्क्रीट कर पाएँ। तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी, आप लोग कोई भी एक टॉपिक उठाइए और आप उसमें से अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को अलग अलग करिए थोड़ा। इवन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, तीनों भी चीज़ अलग करोगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। मैडम जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट जो होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर बच्चा समझता है तो उसको समझा दिया जाता है, और वो तो इसका मतलब ये है कि वो ये चीज़ें समझ पा रहा है कि किन कंपाउंड्स में ये होगा, किन कंडीशंस में ये पाया जाएगा, वो उसको अंडरस्टैंड कर पाया कि वहाँ अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये होना चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन जो है उस पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो इसको वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो ये चीज़ें उसमें पहले वो उसको कर पाएगा अगर उसने उसको समझा है अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो और फिर उसको अलग अप्लाई करना एक अलग चीज़ है, फिर उसको वो अदर एग्जाम्पल दे करके उसको अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है कि कहाँ होगा वो कहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर समझ गया है तो फिर वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि अगर उसके पास अनसैचुरेटेड कार्बन है तो, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये अंडरस्टैंडिंग का मैं एक एग्जांपल समझ रहा था। ओके, तपन जी। जी मैडम, यहाँ पे हमको अंडरस्टैंडिंग मीनिंग में उसको थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैडम, इससे थोड़ा सा भी मीनिंग इज अंडरस्टैंडिंग, समझ जाइए। मीनिंग में जहाँ पे बच्चा कुछ इज समझ रहा है, अंडरस्टैंड, क्या समझ, हाँ समझ, हाँ अपन उसको अपन जब अपन ने ट्रांसफर डाटा का ट्रांसफर अपना करने का सोचा, तो अब बच्चा उसको कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहा है ये देखना है। हाँ, ये हम उल्टा जा रहे हैं तपन जी। हम फिर से बात कर रहे हैं कि हम दूर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफर की कि बच्चा ये चीज़ सीख पाएगा। अप्लाई कर पाएगा। अब हम उल्टा जा रहे हैं कि मीनिंग निकाल पाएगा या अंडरस्टैंड कर पाएगा उस टॉपिक को। तभी कुछ अंडरस्टैंड समझ, करेगा तभी अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई कर पाएगा, सही बात। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग, तो आप एक टॉपिक उठाइए जो जो अभी आप करेंटली डील कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में अभी आ रहा है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और एप्लीकेशन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बच्चों को जो 12th का टॉपिक पढ़ा रहा था, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो रेडॉक्स रिएक्शन में उनको ये बता रहा था कि रेडॉक्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है, तो फॉर एग्जांपल जो उनको बताया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो अपने आप उनको ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड पे जो होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन ये होगा कि जब कोई भी चीज दो सेल को जोड़ा जाएगा, तो एक सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जहाँ से जिसपे से ट्रांसफर तो जो फ्लो ऑफ करंट है, करंट किधर से किधर फ्लो होगा, ये एनोड से कैथोड की ओर होगा। ये एक एप्लीकेशन उसका समझ में आएगा।
हाँ एग्जैक्टली, हम इसको थोड़ा और अगर रिफाइन करें तो अगर बच्चा द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड कैथोड का या एनोड का या एक रिएक्शन जो आप कह रहे हो उसको अप्लाई कर पाएगा, मे बी जब वो सेल्स के बारे में पढ़ रहा होगा या अपने आसपास भी वो सेल्स देखेगा, उनके रिएक्शंस को समझेगा, तो चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, भले अप्लाई ही ना कर पाए, सपोज हम ऐसा नहीं है कि वो समझ लेगा तो सेल्स में क्या चल रहा है उसके आसपास कोई बैटरी उठा के वो समझ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट द चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज में जो मेरे सामने है। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है कि द चाइल्ड इज एबल टू कोरिलेट बिटवीन द रिएक्शंस एंड द सेल्स ही इज कमिंग अक्रॉस इन डेली लाइफ, या आगे अगर सेल्स का कुछ रिएक्शन पढ़ने वाला हो या सेल्स पढ़ने वाला हो तो वहाँ पे ये इसको आगे चल के अप्लाई कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग कि द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस, या जो भी आप अभी आप कह रहे हो, और इसका नॉलेज यही होगा कि एनोड क्या है कैथोड क्या है बच्चे को पता है। सो ये साथ एक में मैडम एक ये भी होगा कि जब अपन उससे एसएचई की बात करते हैं तो एसएचई को अपन बोलते हैं कि वो एनोड की तरह भी बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, तो साथ में वो बता पाएगा कि कब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और कब कैथोड की तरह बिहेव करेगा। बहुत सारी चीज़ें जब आप उस पर रिफ्लेक्ट करने लगते हो तो जब आप लेके बैठे होगे सिर्फ वो जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है उससे निकलते हुए बहुत सारी ब्रांचेस जिसको हम इसीलिए हम उल्टा जा रहे हैं कि ये कर पाएगा, ये करने के लिए ये समझ पाएगा, और ये समझाने के लिए मुझे अपना रीडिंग मटेरियल क्या रेडी करना है या अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रखना है, वो वहाँ तक हमें ये उल्टा जो बैकवर्ड डिज़ाइन है वो लेके जाता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, या अगर हम कहें कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा ये चीज़ें समझ पाएगा, तो समझ कैसे पाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि समझ पाएगा? इसके लिए कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस जो बगल में आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पूछने चाहिए आपसे, आपकी क्लास में वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिस पे डिस्कशन हो, और वो क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ बच्चे ने समझ ली है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ कम अप। ये भी एक तरह का प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन का हो या एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए आपके ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, जिससे ये क्वेश्चंस मूव करेगा बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। जो क्लास में शायद डिस्कशंस लेके आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग लेके आए, लेकिन ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर ये जो आप रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आने ही चाहिए कि व्हाई एनोड, मतलब एनोड पे ही ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। हो सकता है बहुत सुनने में बहुत इग्नोरेंट क्वेश्चन लगे कि अरे मैं बता तो रहा हूँ कि एनोड पे ये हो रहा है, या कैथोड पे ये हो रहा है, या रिडक्शन यहाँ हो रहा है, या ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। तो लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एनोड पे ऐसा रिएक्शन क्यों, या एनोड पे ही क्यों, कैथोड पे क्यों नहीं, या रिडक्शन यहाँ पे क्यों, रिडॉक्स क्यों, या रिडॉक्स क्या हो रहा है, इसमें रिडॉक्स की क्या आवश्यकता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस बच्चे से आ रहे हैं तो इसका भी, या आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए कि क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, तो हम अपना टीचिंग ऐसा रखेंगे या ऐसे डिस्कशंस ऐसे रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आए। तो हमें एक लिस्ट ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ क्वेश्चंस, एक एसेंशियल क्वेश्चंस रखने हैं अपने फ्रेमवर्क में कि बच्चा ये पूछेगा सॉरी, एंड दिस विल लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ पे जैसे बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात है तो सपोज एक ऐसा क्वेश्चन कि सो फॉर एग्जांपल आइस एंड वाटर, तो क्या आइस का स्पेसिंग ज़्यादा होता है कि कम होता है, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ वाटर है, और वाटर का स्पेस और आइस का स्पेस, एटॉमिक स्पेसेस क्या सेम होते हैं? ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसका मतलब फिर आप उस कॉन्सेप्ट पे और क्लियरली डिस्कस कर पाओगे, और बच्चा सॉलिड लिक्विड गैसेस या फेजेस ऑफ मैटर या बॉन्डिंग वो और ज़्यादा क्लियरली समझ पाएगा। तो मुझे रेडी होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए, या इस प्रकार के क्वेश्चंस आने ही चाहिए। वो एसेंशियल क्वेश्चंस में, ये जो आपका फ्रेमवर्क में मीनिंग में राइट साइड में एसेंशियल क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वहाँ पे हम वो क्वेश्चंस लिखते हैं कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए जिससे और डिस्कशन होगा और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। अभी आपको ये बात समझ में आ रही है कि मीनिंग में अंडरस्टैंडिंग और एसेंशियल क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ?
मैडम जैसे मेरे हिसाब से ये हम मतलब बच्चा उसको डिफरेंशिएट भी कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जैसे आपने एग्जाम ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो दिया है, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को उसको बता दिया है। फिर उसमें कुछ उसको दिए जाएं कि भाई ये देखो फिजिकल प्रॉपर, ये बताएं कि ये इसमें हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, डेंसिटी है या सॉलिबिलिटी है या फिर कलर है या फिजिकल स्टेट है, या हमने फिर उसका कोई कंबसन वगैरह दे दिया, इससे पूछा कि भाई इसे बताओ कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। तो उसमें वो डिफरेंशिएट भी कर पा रहा है। हमने पहले उसको समझा दिया कि फिजिकल क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस वजह से होती है, कौन से फोर्सेस में काम करते हैं। उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि बताइए कि इनमें डिफरेंशिएट करो कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो शायद इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चंस हम, वैसे महेंद्र जी कह रहे हैं क्वेश्चंस हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, तो बच्चा पूछना चाहिए आपसे। सो फॉर एग्जांपल या प्रेडिक्ट करो, एक आप पहले से सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आपके तो बच्चे की तरफ से आने चाहिए, तो आप ये, सो फॉर एग्जांपल बच्चा पूछना चाहिए कि लकड़ी का जलना और लकड़ी का टूटना क्या ये एक ही तरह का चेंज है या एक ही तरह की प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहा है, ये केमिकल चेंज या फिजिकल चेंजेस। ये एक रैंडम एग्जांपल से तो एग्जांपल है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस और कॉन्क्रीट करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, तो ये क्वेश्चंस आने चाहिए बच्चे की तरफ से। तो आपको बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन लिखने की, अच्छा मेरी क्लास में बच्चा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या कैसे डिस्कशन करना पड़ेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये एसेंशियल क्वेश्चंस होने चाहिए मेरी क्लास में बच्चे की तरफ से, बच्चों की तरफ से, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। अभी समझ में आया कि आपको एसेंशियल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों की तरफ से, जो और ज़्यादा डिस्कशन कराएंगे, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है बच्चों की। तो एसेंशियल क्वेश्चंस एज अ ग्रुप क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आने चाहिए, उठने चाहिए बच्चों की तरफ से, वो हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये हमारी एक तरह से प्रिडिक्शन है कि जब क्लास में ये टॉपिक मैं लेके जाऊंगा तो ये क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आने चाहिए, और ये आएंगे तो ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अभी हमको लगता है कि वो हो सकता है कि ये इतना इग्नोरेंट, जैसे मैंने एनोड कैथोड का पूछा कि व्हाई दिस रिएक्शन ऑन एनोड, लेकिन ये आना चाहिए ताकि आप इसको और डिस्कशन करो और बच्चा और क्लियर हो कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। अभी कुछ थोड़ा क्लियर हुआ? जी मैडम। तो एक रिवीजन जैसा कि हम जब ये डिजायर्ड रिजल्ट स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर ये सब उल्टा जा रहा है। तो ट्रांसफर में हम बात करें कि बच्चा कैसे अप्लाई करेगा, लागू करेगा इस ज्ञान को। मीनिंग, ट्रांसफर, मीनिंग और एक्विजिशन 3 चीज़ें हैं। बच्चा इसको कैसे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस बच्चे को पूछने चाहिए, ये हमारे एसेंशियल क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड यदुवीर। अब एसेंशियल क्वेश्चंस को लिंचपिन क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन क्वेश्चंस पे हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि बच्चे की तरफ से आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो सकते हैं, थॉट प्रोवोकिंग हो सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के हो सकते हैं। दे मे रिक्वायर योर सपोर्ट। एडिशनल क्वेश्चंस को और बढ़ावा दे सकते हैं, रिकरिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस समय जो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है वो मुझे याद आ रहा है कि अभी जब हम लोग वॉन डर वाल फोर्सेस की बात कर रहे थे, ग्रेफाइट का के उसके फोर्सेस की बात कर रहे थे, तो वंस आई वाज टीचिंग ये ग्रेफाइट और डायमंड, उस टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आए। अगर एज अ टीचर मैं बोल दूं कि जो मैंने पढ़ा दिया है वो तो हो गया है, तो शायद वो तो सिर्फ मेरा वही जो कार्य पूर्ति वाली बात हुई। लेकिन इफ आई स्टार्ट लिसनिंग टू दोज क्वेश्चंस कि अच्छा इसीलिए पेंसिल लिखती है क्योंकि वो the layers flow over each other या they slip over each other, या even simple questions ऐसे कि वंडर वर्ल्ड फोर्सेस को हम डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं, इज इट शोइंग वाटर, मतलब इस
का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों पेंसिल इजीली लिख पा रही है, या क्यों डायमंड एकदम अलग है और ग्रेफाइट एकदम अलग है कार्बन होते हुए, ये सारे क्वेश्चंस को जन्म देंगे और आपका जो टॉपिक है उसका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा। तो कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हो उससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है लिंच पिन क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉन्डिंग और एटॉमिक स्पेसेस वाला टॉपिक है, वहाँ पे बहुत एक लिंच पिन क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया था एग्जांपल, एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एटॉमिक स्पेसेस बिटवीन इन आइस और वाटर अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं, या क्यों वाटर इतना फ्लो करता है ऑयल नहीं करता है, क्या स्पेस, मतलब अलग अलग फेजेस मैटर के बारे में जितने क्वेश्चंस आप चाहते हो कि इस पे डिस्कशन हो और ये ज़्यादा क्लियर करेगा बच्चे को, वो लिंचपिन क्वेश्चंस की तरह ओपन एंडेड हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, थॉट प्रोवोकिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रिलेटेड हो, लेकिन अगर वो डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चंस को जन्म देते हैं तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करते हैं। तो हमारे लिंचपिन क्वेश्चंस, एसेंशियल क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है जो आप प्रिडिक्ट करो कि ये क्लास में आने ही चाहिए। अगर आपकी क्लास में वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस अगर आते हैं और उस पर डिस्कशन होता है तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप क्लियर होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने आप ये दोनों जन्म देता है एप्लीकेशन को। और आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोई भी कॉन्सेप्ट है, जो आप कोई भी कंटेंट कोई भी यूनिट लेके जा रहे हो, आप देखोगे अभी अगर आप एक भी टॉपिक इमेजिन करो, उसके कुछ भी क्वेश्चंस इमेजिन करो, तो आप देखोगे कि अगर ये क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चा अप्लाई कर पा रहा है, तो वो सिर्फ कहीं और लागू नहीं, अगर वो उसको आंसर शीट में भी उसको वो आंसर्स लिखने हो तो वो समझ के अपने आप उन चीज़ों को लिख पाएगा। क्या इन तीनों में रिलेशनशिप है? क्या तीनों तो क्या है, ट्रांसफर और मीनिंग है, लेकिन मीनिंग में भी हमने अंडरस्टैंडिंग और लिंचपिन क्वेश्चंस की बात की, लेकिन आपको अब आप रिफ्लेक्ट करो तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में एज अ टीचर क्लियर होनी चाहिए, तो शायद ज़्यादा हम सेंस बनाएंगे अपने टॉपिक को क्लास में लेके जाने से। तपन जी? जी मैडम। ये सेंस बना रहा है कि अभी नॉनसेंस लग रहा है जो हम बोल रहे हैं? नहीं मैडम, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैडम, इसलिए हेमंत जी, महेंद्र जी? जी जैसे मैम, ये समझ में आ रहा है। मतलब ये कुछ हद तक मैं भी समझ रहा हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर जैसे हमको इस तरह से फ्रेमवर्क करना है, इस तरह से ये डिजाइन करना चाहिए जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, कि वो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे और वो उससे वैसे क्वेश्चंस निकल के आए, जिससे वो ये आपको एक तरह का एक आइडिया मिलता है कि हाँ वो समझ रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि तभी उस तरह के क्वेश्चंस से निकल के आ रहे हैं कि उसके अराउंड आसपास के चारों तरफ कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर भी वो विचार कर रहा है और वैसे क्वेश्चंस निकल के उससे आ रहे हैं। तो ये शायद इसका मतलब है जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें मैडम। तो अगर हम ये एटॉमिक स्पेसेस वाली ही चीज़ों को लेके चलें, सो अगर हम एक एक पॉइंटर देते हैं, सो ट्रांसफर में अगर मुझे रखना हो, द चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम और हर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एटॉमिक स्पेसेस। सो बच्चा अपने आसपास चीज़ों को देखेगा, उसको एनलिस्ट कर पाएगा, समझ पाएगा कि इसका फेज ऑफ मैटर क्यों डिफर कर रहा है किसी और चीज़ से, ये अप्लाई कर पा रहा है। तो ये ट्रांसफर में हम लिख सकते हैं, द चाइल्ड विल बी इंडिपेंडेंटली यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू मे बी differentiate between or identify the objects around himself. Understanding that the child will be able to understand the placing of the atoms to identify the phases of matter. अब इसके लिए क्वेश्चंस क्या आने चाहिए, जो अभी हम लिंचपिन क्वेश्चंस कह रहे थे कि क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, बच्चा पूछ सकता है कि is the atomic space same between ice and water, या क्या लकड़ी का रुई का एटॉमिक स्पेस डिफर करता है, या अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या जलना या टूटना
एक तरह का डिफरेंस या चेंज ला रहा है लकड़ी में, या ये एक तरह का है या ये अलग तरह का है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसेंशियल या लिंचपिन क्वेश्चंस हुए जो हमें समझा रहे हैं कि बच्चे को समझ में भी आ रहा है और फिर वो आगे चल के उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं। अभी आपको कुछ साइकिल समझ में आई? जी मैडम, कुछ हद तक। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्विजिशन पार्ट पे। स्लाइड चेंज करेंगे यदि अब एक्विजिशन, अभी जैसे हम लोग उल्टा ही चल रहे थे कि पहले हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे। अब तीसरा जो है एक्विजिशन की बात हो रही है, जिसमें हम बात करेंगे कि स्टूडेंट विल नो, कि स्टूडेंट्स विल नो क्या क्या बच्चा जान लेगा। जान लेगा मतलब द स्टूडेंट्स विल नो द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस और डेफिनेशन ऑफ एटम, या जो जो चीज़ें बच्चा जानेगा समझने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक्विजिशन में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं। अभी अगर आप कोई टॉपिक उठाइए, अभी जैसे हम अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, अभी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे तपन जी, अगर आप उसमें से आपको नॉलेज उठाना हो, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑलरेडी बता दिया, तो नॉलेज के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या बच्चा जानेगा वो चीज़ें समझने के लिए। तो एक दो चीज़ें आप बताइए तो फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हम्म। क्या एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये बच्चा समझेगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, हो रहे हैं, ये बच्चा उसमें सीखेगा। हाँ, एंड स्टूडेंट्स विल बी स्किल्ड एट मतलब कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसा मेथड्स जो बच्चा ये चीज़ करने के बाद सीख जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चा ये फॉर्मूला खुद बना पाएगा या ये रिएक्शन खुद लिख पाएगा, ये स्किल्स हैं। और बच्चा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जानेगा, उसको जो जैसे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, वो ये सारी चीज़ें समझ जानेगा, जिसके बीच में रिलेशनशिप बना के वो आगे अंडरस्टैंड करेगा और जिसको वो अप्लाई कर पाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेज 1 है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट्स का। हम वापस उस बड़े शब्द पे आते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है। डिजायर्ड रिजल्ट्स यानी जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चा ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या क्या कर पाएगा। ट्रांसफर, वो उसको कहाँ कहाँ लागू कर पाएगा। मीनिंग, वो कहाँ कैसे उसको समझ क्या क्या चीज़ें समझ पाएगा। उन चीज़ों को समझने के लिए कौन से एसेंशियल क्वेश्चंस वो करेगा। और एक्विजिशन मतलब ये चीज़ें जानेगा या ये चीज़ें कर पाएगा। तो बेबी फॉर्मूला लिख पाएगा, नाम लिख पाएगा, जो भी अगर पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर पाएगा कि नहीं, या पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये सारी ये कौन से ग्रुप्स हैं, क्या है। जो बस बच्चा जो कर पाएगा वो स्किल्स है, जो जान पाएगा वो नॉलेज है, समझ पाएगा अंडरस्टैंडिंग है, उसको लागू कर पाएगा एप्लीकेशन है। ये सिर्फ स्टेज 1 है हमारे यूबीडी का और हम इसको उल्टा चल रहे हैं। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं और डिस्कशन है हम लोग इस पे कर सकते हैं। नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे यदि फिर हम लोग उस पे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्किल्स में डायग्राम्स पे आएंगे। अभी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते केमिस्ट्री में, लेकिन अगर वो कोई भी एक आप कोई भी टॉपिक याद करो और अगर उसका डायग्राम बना पा रहा है तो वो उसकी योग्यता है, वो स्किल है। इट्स मोर अबाउट एक स्किल कुछ डायग्राम बना पाएगा कि नहीं। ये जो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं मैटर के बारे में बात करें तो फेजेस ऑफ मैटर को ड्रॉ कर पाएगा कि नहीं, उसके एटॉमिक स्पेसेस दिखाने के लिए।
ये सारी चीज़ों ये स्किल्स हैं उसके, और अभी डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। नेक्स्ट स्लाइड यदि। अब आपके सामने एक टॉपिक है, इस पे आगे आप लोग कुछ करो उससे पहले हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब हमें लिखना है सपोज बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल का, टेबल यूनिट के नीचे चला गया है तो अगर आपको सिर्फ पीरियोडिक दिख रहा हो तो एस्टैब्लिश्ड गोल यानी जो बोर्ड ने, किताब ने, करिकुलम ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। कौन पढ़ेगा इसको? महेंद्र जी आप पढ़ेंगे एस्टैब्लिश्ड गोल। जी, elements display periodicity their properties when the elements are organized according to increasing atomic number. This periodicity can be explained by the regular variations that occur in the electronic structure of atoms. ये एक एस्टैब्लिश्ड गोल है जो ऑलरेडी करिकुलम का हिस्सा है कि ये चीज़ है, ये दिस नीड्स टू कम इन द क्लास। नाउ अब हम ट्रांसफर गोल्स के बारे में बात करते हैं। कि वॉइस काफी अभी आ रही है? हाँ, अभी पहले से बेटर। ये एस्टैब्लिश्ड गोल है जो अभी महेंद्र जी ने पढ़ा, ये एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। टॉपिक भी क्या, समझिए ये कंटेंट है जो बच्चों तक लेके जाना है। ये एस्टैब्लिश्ड गोल है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अब इसके ट्रांसफर गोल्स जो है हम डिसाइड करेंगे। आपके सामने 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तपन जी आप उसे रीड करिए। उसके अलावा और क्या ट्रांसफर गोल्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, उस पर हम लोग अपनी तरफ से डिस्कशन करेंगे। Analyze pattern in order to infer and make prediction. Construct a consensus and integrating explanation for a phenomena. ये 2 ट्रांसफर गोल दे रखे हैं मैंने। ये ट्रांसफर गोल्स ये जो इधर है इसके सामने हमें जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी तरफ से अगर सोचना चाहें कि पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये सबको पता है, हमें पता है। अब हम इसको कैसे, कहाँ बच्चा इस ज्ञान को और लागू कर सकता है, वो अपनी तरफ से आप बताइए कि एक ट्रांसफर गोल और क्या क्या हो सकता है। 1 या 2 हम अपनी तरफ से और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बॉन्डिंग मैडम ये कह सकते हैं बॉन्डिंग के अंतर्गत ही पीरियोडिसिटी के अंदर कि जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इससे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वहाँ पे एक तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे बनते हैं वो बहुत कुछ डिफाइन हो सकेगा इससे। तो क्या हम इसमें लिखना चाहेंगे कि द चाइल्ड विल बी एबल टू यूज दिस लर्निंग इन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग, या जो आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अगर ये क्लास डिफाइंड हो कि कौन से ग्रेड का ये है, तो हम लोग उस चीज़ को और क्लियरली हम अपना ट्रांसफर गोल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें और हेमंत जी आप कोई एक ट्रांसफर गोल ऐड करना चाहेंगे कि पीरियोडिसिटी समझ के बच्चा इसको कहाँ अप्लाई कर सकता है? जी यस मैम, पीरियोडिसिटी के आधार पर बच्चा इसको सॉलिड और लिक्विड और गैसियस के आधार पर भी समझ सकता है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के आधार पर। तो जैसे इसमें एनालाइज पैटर्न्स लिखा हुआ है, एनालाइज पैटर्न्स इन ऑर्डर टू इन्फर एंड मेक प्रेडिक्शंस, हम उसको और ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द फेजेस बेसिस पीरियोडिसिटी, या ये और भी जो भी पैटर्न्स हैं, जैसा कि आप कह रहे हो कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में एनालाइज कर सकता है और प्रिडिक्शन कर सकता है। द चाइल्ड विल बी एबल टू independently use this learning in analyzing the phases of the elements, या और जो भी patterns आप suggest कर सकते हो। Is it making sense कि ये यहाँ मैडम जैसे वैलेंसी को, जी मैडम जैसे वैलेंसी के बारे में भी वो
अब ये से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं वैलेंसी का, कि वो अगर इसको समझता है तो फिर वो आगे वैलेंसी को किस तरह से वैलेंसी बढ़ रहा है, किस तरह से घट रहा है वैलेंसी, तो मिडिल तक क्यों बढ़ता है, फिर मिडिल के बाद क्यों घटना शुरू हो जाता है, वो इस सब चीजों को समझ पाएगा। आइडेंटिफाई कर क्वेश्चन को पूछ पाएगा, सकता है एनालाइज कर पाएगा। हाँ, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो हम लोग मेंशन करेंगे कि ये ट्रांसफर गोल्स हैं हमारे। अब मीनिंग पे आते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। इसमें सामने एक मीनिंग दिया, एक अंडरस्टैंडिंग, एक या दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कौन पढ़ेगा? उससे रिलेटेड एसेंशियल क्वेश्चंस भी साथ में पढ़ लीजिएगा। तब हेमंत जी आप पढ़ेंगे? जी मैम। The atomic structure of an element determines the properties of the element and determines how the element interact with other elements. The periodic table has recurring patterns that are seen in the properties of elements. इसका essential question है, how can we use pattern and properties to make sense of what we cannot see? ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने दो पॉइंटर्स यहाँ पे सामने लिखे हैं कि atomic structure of an element determines the property of the element and determines the element how it interacts with other elements. उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी आप ग्रुपिंग की बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, अगर ये if the child understands that to identify जो आगे के पैटर्न्स, आप जो वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या ये बच्चा ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहा है? और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या इसके क्वेश्चंस है? फॉर एग्जांपल बच्चे को नहीं पता है कि वो देख नहीं पा रहा है कि क्यों वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्यों वो पैटर्न चेंज कर रही है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करता है कि क्यों ऐसे हो रहा है या इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दिस लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग कि क्या 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 ग्रुपिंग हो रही है, क्यों पीरियोडिसिटी हो रही है, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज लीडिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो अभी और अंडरस्टैंडिंग और एसेंशियल क्वेश्चंस इसके क्या हो सकते हैं, दैट यू विल गिव। आप अपनी तरफ से बताओ, तपन जी, हेमंत जी, महीन जी। टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, और आप और क्या इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड गोल की क्या और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे में होगी। जैसे मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, जैसे कोई एग्जांपल लेकर सकते हैं भाई कि किस तरह से क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, तो जिसकी मेटलिक कैरेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो वो उस तरह की चीज़ें समझ पाएगा कि भाई इस तरह से मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, या पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कम होगा, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। The child will be able to understand the metallic character of an element basis the atomic structure. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी, हाँ, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग में आएगा। अब इससे रिलेटेड क्या एसेंशियल क्वेश्चंस होने चाहिए, बच्चा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आप जो सबसे जो आपको लग रहा है कि शायद सबसे कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, लेकिन कई जो भी स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये भी आता है, तो दैट नीड्स टू बी डिस्कस। तो क्या ऐसा क्वेश्चन बच्चे की तरफ से आना चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, उसको समझने के लिए बच्चा और क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो हम एसेंशियल क्वेश्चंस में लिखेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे पहले तो मैम बच्चा यही पूछ सकता है कि एक निश्चित नंबर के बाद फिर जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज रिवाइज क्यों होती हैं, समान गुण वाले तत्व फिर से क्यों आ जाते हैं। ये चीज बहुत सिंपल सी, सबसे पहले वही पूछेगा बच्चा। जब हम उसको बताएं कि आगे बढ़ने पर ये समान गुण आ जाते हैं, तो पूछेगा क्यों आ जाते हैं समान गुण। और तो इसके बारे में वो पूछेगा। जब हम उसको इस फैक्ट को क्लियर करेंगे, तो वो अगले ग्रुप में भी यही चीज को रिपीट करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से चीज बतानी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं कुछ।
हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर मैं याद करूँ तो अभी भी जैसे चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे कुछ भी हो, कि कैसे मूव करते हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी क्यों ये पर्टिकुलर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी आप मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी कैरेक्टर को उठाएंगे, हर कैरेक्टर का एक एसेंशियल क्वेश्चन आप मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन बच्चा पूछेगा एंड दैट लीड्स टू दिस अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग आप लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो बच्चा नहीं देख सकता है। ऑब्वियसली एलिमेंट के अंदर जाके बच्चा नहीं देख सकता है, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन, इसीलिए बच्चा जो क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों ये मेटालिक कैरेक्टर क्यों आ रहा है या क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नोट डाउन करेंगे बहुत ही डिटेल में, ताकि हम उसको लेके जा सकें कि ये चीज़ बच्चे को की अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस एस्टैब्लिश्ड गोल, जो गोल आपके सामने मेंशन है पढ़ने को, और उसको वो कहाँ कहाँ लागू करेगा ये हमें ऊपर लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड यदुवीर। और ये एक्विजिशंस में नॉलेज में आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है कि द स्टूडेंट विल नो में मतलब आप कोई भी डेफिनेशन, कोई भी फैक्ट, वो पूरा लिस्टिंग करोगे, ताकि टीचर को, मतलब एज अ टीचर आपको पता रहे कि ये सारा नॉलेज तो होना ही चाहिए फॉर दिस एस्टैब्लिश्ड गोल, ताकि ये सारी चीज़ें का नॉलेज होगा, तभी इसमें आपस में बच्चा रिलेशनशिप बना के अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा और वो आगे अप्लाई कर पाएगा। एंड बच्चा क्या कर पाएगा, स्किल्ड क्या रहेगा, कि क्या कैलकुलेशन कर पाएगा, क्या डायग्राम बना पाएगा, वो एक मेंशन्ड है आपके पास सामने, एक बड़ी लिस्ट है इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड गोल के लिए, कि स्टूडेंट्स विल नो एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस, ड्रॉ दिस, काउंट दिस। तो ये स्टेज 1 है आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स का इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड गोल का। आप इसको आराम से देखो इस वाले स्लाइड को, एंड देन वी कैन discuss or maybe whatever, talk about it more. अभी आपको लग रहा है कि अगर आपको कोई एस्टैब्लिश्ड गोल दिया जाएगा तो आप उसको उसका स्टेज 1 तो एटलीस्ट कुछ क्रिएट कर पाओगे। कोशिश कर सकेंगे मैम। इसका नेक्स्ट स्लाइड क्या है यदुवीर, ये देख लिया आपने? आपको पिछली स्लाइड्स पे जाना है, तपन जी, महेंद्र जी, हेमंत जी, किसके बारे में हम बात कर सकते हैं? आगे बढ़े हम। जी मैडम। जी मैडम। यदुवीर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अभी ये आपका असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट पे हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट फिर यदुवीर बताएंगे कि आपको कैसे करना है। अब अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक्स ले रहे थे क्लास स्पेसिफाई नहीं था। अब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th यूनिट है,
उसका एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड गोल आपके सामने दिया हुआ है कि ये इस टॉपिक के बारे में ये गोल है और ये बच्चे ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चे को। जो आपके सामने एस्टैब्लिश्ड गोल दिया है आप उसको आराम से रीड करिएगा, आपके पास टाइम भी होगा शायद। फिर ट्रांसफर गोल्स, इसको बच्चा कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएगा? क्लास 10th में भी आप सोच सकते हैं कि 10th में ये आगे वाले टॉपिक से कहीं अगर उसको वो लागू कर पाएगा, कुछ रिएक्शन कैलकुलेशन कर पाएगा, या अपनी निजी जिंदगी में कहीं आसपास उसको यूज कर पाएगा, वो हम ट्रांसफर गोल्स में लिखेंगे। हम मीनिंग्स में लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, बच्चा क्या क्या समझेगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस समझने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वेश्चंस बच्चा करेगा, किन एसेंशियल क्वेश्चंस, किन लिंचपिन क्वेश्चंस पे हमारा डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, हम वो क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करेंगे। एक्विजिशन में बच्चा क्या क्या जानेगा, डेफिनेशंस या कोई फैक्चुअल नॉलेज इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड गोल के लिए, और क्या क्या कर पाएगा, सिंपल कैलकुलेशन कर पाएगा या ड्रॉ कर पाएगा या फॉर्मूला लिख पाएगा, ये सारी चीज़ें एक्विजिशन में बच्चा लिखेगा। ये पूरा हमारा प्रेडिक्शन है एज अ टीचर कि इस गोल के लिए ये एप्लीकेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग और ये नॉलेज है जो कि होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स में वंस आई एम डन विद टीचिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट और टॉपिक।